तो भाइयों, एस्प्रेसो, नियोस और सेल्टोस के क्रैश टेस्ट ने इन गाड़ियों की सच्चाई तो बता दी। जहां पर सबको ये उम्मीद थी कि कम से कम सेल्टोस जैसी गाड़ी 5 स्टार्स ना सही पर सेफ्टी में 4 स्टार्स तो निकाल ही लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जो हो सो हो, पर कई सारे लोगों को क्रैश टेस्ट कैसी ली जाती है, क्रैश टेस्ट असल में क्या है, क्रैश टेस्ट कौन लेता है, और अगर कोई गाड़ी क्रैश टेस्ट में 0 स्टार स्कोर करती है तो क्या ये गाड़ी खरीदने के लायक है या नहीं। और साथ ही अगर कोई गाड़ी क्रैश टेस्ट में 5 स्टार स्कोर करती है तो क्या इस गाड़ी को खरीदने के बाद आप किसी भी एक्सीडेंट से बच सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे ही और भी कई सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहिए अंत तक। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। दुनिया भर के सारे ऑफिशियली क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनकैप के अंडर लिए जाते हैं। एनकैप यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो क्रैश टेस्ट की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने 1979 में की थी। कार मैन्युफैक्चरर्स को सेफर कार बिल्ड करने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। बाद में इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी हुई और लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए रेटिंग प्रोग्राम, टेस्ट रिजल्ट्स जैसी और भी चीज़ों को ऐड किया गया। इसी तरह यूरो एनकैप की शुरुआत 1997 में हुई थी। यूरो एनकैप के नाम से तो आपको ये लग रहा होगा कि इसकी शुरुआत यूरोपियन गवर्नमेंट ने की होगी, पर असल में इसकी शुरुआत यूके के ट्रांसपोर्ट रिसर्च डिपार्टमेंट ने की थी। बाद में जाकर यूरोपियन गवर्नमेंट ने इसको समर्थन दिया। यूरो एनकैप यूरोपियन कार्स की क्रैश टेस्ट लेता है। वैसे ही आजकल ऑस्ट्रेलियन एनकैप, जापान एनकैप, एशियन साउथ ईस्ट रीजन एनकैप, चीन एनकैप, कोरियन एनकैप और लैटिन एनकैप अपने अपने कंट्री रीजन्स के गाड़ियों की क्रैश टेस्ट लेते हैं। आपको शायद ही पता होगा कि इसमें हमारे इंडिया की BN VSAP यानी कि भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम भी शामिल है। इसकी शुरुआत तो 2014 में ही होने वाली थी, पर कुछ कारणों की वजह से इसकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। तो इसकी वजह से ग्लोबल एनकैप ही हमारे इंडियंस कार की क्रैश टेस्ट लेता है। तो इन सारे एनकैप्स के पीछे ग्लोबल एनकैप, जो एक इंडिपेंडेंट चैरिटी है और यूके में स्थित है, इस सारे एनकैप के आपसी सहयोग के लिए और व्हीकल क्रैश टेस्ट, सेफर कार्स फॉर अफ्रीका, सेफर कार्स फॉर इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के लिए इसको बनाया गया था। हर एनकैप का क्रैश टेस्ट लेने का अपना अपना प्रोटोकॉल है और इसी की वजह से रिजल्ट्स भी अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए यूरो एनकैप फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट और साइड पोल टेस्ट के जरिए रिजल्ट्स को घोषित करता है। वहीं पर ग्लोबल एनकैप की बात करें तो इसमें फ्रंट इम्पैक्ट को ही ध्यान में रखकर रिजल्ट्स को घोषित किया जाता है। इस क्रैश टेस्ट लेने के भी बहुत सारे प्रकार हैं। फ्रंट इम्पैक्ट, जिसमें कार को स्पेसिफिक स्पीड से कंक्रीट की दीवार पर टकराने के लिए छोड़ दिया जाता है। वैसे ही मॉडरेट ओवरलैप टेस्ट, जिसमें कार का सामने वाला हिस्सा बैरियर से जाकर टकराता है। स्मॉल ओवरलैप टेस्ट, जिसमें कार का छोटा सा भाग ही पोल या फिर किसी पेड़ से जाकर टकराता है। साइड इम्पैक्ट, जिसमें कि गाड़ी की साइड बैरियर से जाकर टकराती है। रोल ओवर टेस्ट, इसमें कार की क्षमता को एक गतिशील इम्पैक्ट के टकराने के बाद टेस्ट किया जाता है। इसमें गाड़ी के पिलर्स कितने मजबूत है और कितना इम्पैक्ट सहन करने की क्षमता रखते हैं ये पता चलता है। रोड साइड हार्डवेयर क्रैश टेस्ट में रोड साइड बैरियर से गाड़ी की टक्कर होती है। ओल्ड वर्सेस न्यू, इसमें अक्सर छोटी कार और नई बड़ी कार के खिलाफ पुरानी और बड़ी कार की टक्कर होती है। स्लिड टेस्टिंग, इसमें गाड़ी के एयरबैग्स, सीट बेल्ट्स और अन्य सेफ्टी फीचर्स को परखा जाता है। तो यहाँ पर तो ग्लोबल एनकैप सिर्फ फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर रिजल्ट्स को घोषित करता है। तो इसमें तो गाड़ी का फ्रंट बैरियर से जाकर टकराता है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप का कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ कार एक्सीडेंट्स ऐसे ही होते हैं। ये बैरियर सामने वाली कार के वजन के बराबर का होता है, जहाँ पर गाड़ी का 40% एरिया बहुत ही बुरी तरीके से मार खाता है। इंडियन सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट साइड इम्पैक्ट में अच्छा परफॉर्म करनी ही चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार फ्रंट ऑफसेट इम्पैक्ट की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, जो ग्लोबल एनकैप के 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम है। जैसे कि आपको पता होगा, ग्लोबल एनकैप 5 स्टार स्केल के जरिए रिजल्ट्स को घोषित करता है। स्टार रेटिंग जितनी अधिक होगी, कार उतनी ही सुरक्षित होगी और ये रेटिंग अडल्ट ऑक्यूपेंट
और चाइल्ड ऑक्यूमेंट के ऑब्जर्वेशन से की जाती है। ये स्कोर मुख्य रूप से तो क्रैश टेस्ट डमी के रेटिंग से प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स के लिए एडिशनल पॉइंट भी दिए जाते हैं। और इस क्रैश टेस्ट में एयरबैग्स डिप्लॉइंग, ए पिलर इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, हार्डेस्ट मोमेंट, स्टीयरिंग कॉलम और डिस्प्लेसमेंट को परखा जाता है। ग्लोबल एनकैप का कहना है कि किसी भी कार को कम से कम 1 स्टार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता के रूप में ड्राइवर साइड एयरबैग अनिवार्य है। जैसे कि टाटा जेस्ट और फोक्सवैगन पोलो के नॉन एयरबैग वर्जन को 0 स्टार रेटिंग मिली, जबकि बाद में इन गाड़ियों को एयरबैग वाले वर्जन के साथ टेस्ट करने पर इन गाड़ियों ने 4 स्टार रेटिंग निकाल कर दी। इस ग्लोबल एनकैप के स्कोर में 17 पॉइंट्स अडल्ट ऑक्यूपेंट के होते हैं, 49 पॉइंट्स चाइल्ड ऑक्यूपेंट के होते हैं, जहां पर 1.5 साल के डमी और 3 साल के डमी को क्रैश टेस्ट से गुजरना पड़ता है। स्टेबल और अनस्टेबल एक ग्लोबल एनकैप के रिपोर्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर कार का आगे का स्ट्रक्चर किसी भी भारी लोडिंग का सामना करने में सक्षम है तो उसे स्टेबल घोषित कर दिया जाता है। यदि यह आगे लोडिंग का सामना करने में सक्षम नहीं है तो उसे अनस्टेबल घोषित कर दिया जाता है। परीक्षण की जाने वाली कारों को एजेंसी द्वारा शोरूम से खरीदा जाता है। ग्लोबल एनकैप परीक्षण के लिए बेस ट्रिम मॉडल्स का ही उपयोग करता है। हालांकि कार मेकर्स ग्लोबल एनकैप को ज़्यादा सेफ्टी फीचर वाली और बेहतरीन कार को टेस्ट करने के लिए भेजते हैं, जैसे कि टाटा जेस्ट, फोक्सवैगन पोलो और होंडा मोबिलियो का परीक्षण 2 बार किया गया, जबकि रेनॉल्ट क्विड को 2016 के बाद तकरीबन 4 बार परीक्षण के लिए भेजा गया। यदि कोई कार निर्माता एनकैप को अपनी कार देने के लिए तैयार हो तो ग्लोबल एनकैप उस कार का असेंबली लाइन से सीधा मॉडल चुनता है। यदि कोई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मना कर देता है तो ग्लोबल एनकैप उस गाड़ी को खरीद कर टेस्ट करता है। यही कुछ मारुति सुजुकी के साथ भी हुआ है। मारुति सुजुकी वाले क्रैश टेस्ट के लिए अपनी गाड़ी भेजते ही नहीं है, जिसकी वजह से ग्लोबल एनकैप वालों ने एस्प्रेसो को बाहर से खरीदा और फिर टेस्ट किया। ग्लोबल एनकैप की तरफ से सबसे पहले इंडियन फोर्ड फिगो, हुंडई आई, अल्टो 800, टाटा नैनो, फोक्सवैगन पोलो इन कारों को टेस्ट किया गया। ग्लोबल एनकैप एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसके पास क्रैश टेस्ट परीक्षण करने के लिए बहुत ही कम और सीमित संसाधन है। हालांकि ग्लोबल एनकैप का लक्ष्य व्यापक है, जो ऑटोमेकर्स को सुरक्षित कार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यूएसए में कार क्रैश टेस्ट अनिवार्य है, जबकि यूरोप में ऐसी क्रैश टेस्ट अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यूरोपियन लोग गाड़ी खरीदते वक्त सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते और मारुति सुजुकी जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबल एनकैप को अपनी कार भेजने से डरते हैं। पर अब इंडिया में BN VS AP की शुरुआत कब होगी ये तो समय ही बताएगा, और तभी जाकर इंडिया के अंदर के सारी गाड़ियों की क्रैश टेस्ट सही से होगी। पर भारत में एक अच्छी बात यह है कि अब कहीं पर जाकर कार निर्माता अपनी मर्जी से अपनी कारों का परीक्षण करने के लिए ग्लोबल एनकैप को आमंत्रित करने लगे हैं। अब हमारा सवाल तो यह है कि क्या वाकई में ये ग्लोबल एनकैप की क्रैश टेस्ट गाड़ियों की असली क्रैश टेस्ट लेने में सक्षम है? क्या इसमें गाड़ी की सेफ्टी परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सकता है या नहीं? चलिए इन सवालों का जवाब पता करते हैं। तो सबसे पहले तो मारुति सुजुकी वालों ने हाल ही में एक बयान जारी किया, जिसमें कि उन्होंने बताया एस्प्रेसो उन सभी दिशा निर्देशों को पूरा करती है जो भारत सरकार द्वारा कारों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि ABS फ्रंट ड्राइवर एयरबैग शामिल है। पर दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने अपने अखाड़े में 2 5 स्टार कार्स, 2 4 स्टार रेटेड कार्स प्राप्त की है और विटारा ब्रेजा ने एनकैप में 4 स्टार रेटिंग हासिल की और स्ट्रक्चर को स्टेबल भी बताया गया। और हम ऐसे ही बहुत सारे हादसों के गवाह हैं जिसमें ग्लोबल एनकैप वाले सुरक्षित साबित हुए हैं। तो ये कहना सुरक्षित है कि ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट भरोसेमंद है। ऑटोमेकर्स भारतीय रूल को फॉलो तो करते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो ये तो हम सब जानते हैं कि इन रूल्स में सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। तब तक अगर कोई ऐसा संगठन है जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में बिकने वाली कारों का परीक्षण किया जाए तो हमें इस पर भरोसा करने में कोई भी हर्ज नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।